नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ जो युवा मेहमान हैं उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तीसरी पीढ़ी है अखिल भारतीय सेवा की। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही गौरवशाली एक ट्रेडिशन इस फैमिली ने अपने भीतर समेटने की कोशिश की है कि हमारे परिवार में अगर ये ट्रेडिशन है तो ये चलता रहे। और ट्रेडिशन तभी चलता है जब आप बहुत गहरे वैल्यूज़ को और जो मोटिवेशन है अखिल भारतीय सेवा का कि जन सेवा, आपके केंद्र में कहीं ये बात होती है कि आप जिस सेवा से जुड़ रहे हैं वो परिवर्तन का, लोगों के जीवन को बदलने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है। उनके दादाजी की मैं बात करूं तो वो उत्तर प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे, और उनके पिताजी की मैं बात करूं तो एक बहुत ही डायनामिक ऑफिसर, डीजीपी लेवल से वो मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त कहना पड़ता है, उनको देखकर तो अभी लगता है कि 10-15 साल बचे हैं उनके। इतने वो फिट हैं, इतने ज़बरदस्त हैं और इतने उत्साह से भरे हुए हैं। और ख़ुद उनकी मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ उन्होंने एक दिन पहले ही अखिल भारतीय वन सेवा में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और 9वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की है। लेकिन इसके पहले सफलता की कहानी कई बार, मैं उसको नाकामयाबी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो चुनौतियों से गुजरी है, चैलेंजेस से गुजरी है। और चैलेंजेस का मतलब है सफलता का न मिलना, लेकिन हौसला ऐसा कि हर असफलता ये कहती थी कि कुछ टूटा तो ज़रूर है मन में, लेकिन छोड़ना नहीं है। अभी एक दिन पहले का ही मसला है और उन्होंने 9वीं रैंकिंग हासिल की है। लाइकली बहुत है, चूँकि रैंकिंग बहुत अच्छी है तो हम उम्मीद कर सकते हैं, फिंगर क्रॉस कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ही वो संभालें, क्योंकि उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। जैसा हमने आपसे कहा कि 9वीं रैंक के साथ निकलें। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ श्रेयस हैं। श्रेयस, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे का उत्साह बता रहा है कि आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले युवा हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देते हुए ये जानना चाहूँगा कि अपनी इस सफलता को आप डेडिकेट करना चाहेंगे ज़ाहिर तौर पर अपने परिश्रम को, पेरेंट्स के गाइडेंस को, कुछ टीचर्स को, लेकिन मुझे ये समझाने की कोशिश ज़रा करिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जब आप सफल होकर ठहर कर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो किन चीज़ों को याद करते हैं? आज जब मैं सफल होता हूँ तो आज मैं अपनी पहले की असफलताओं को ज़्यादा याद करता हूँ कि उन्होंने ही मुझे आज के दिन ऐसा बनाया। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं अपनी असफलताओं से। मैंने 2013 में पहला प्रयास दिया सिविल सर्विसेज का, और आज 8 साल बाद जब पहली बार सिलेक्ट हुआ हूँ तो लगता है, एक पहली बात तो वो पुराना समय याद ही नहीं आता। चाहे उस समय बहुत लंबा लग रहा होगा कि अरे अब ये रात कब बीतेगी, ऐसी वाली बात, लेकिन आज वो समय बहुत छोटा लगता है कि अरे जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र बहुत ज़रूरी है और बहुत बार हम लोग उस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं रादर देन द डेस्टिनेशन। और मैंने अपने सिविल सर्विसेज के सफ़र में बहुत कुछ सीखा है अपने बारे में और दुनिया के बारे में। मुझे कभी पहले पता ही नहीं था कि मैं शायद इतना जितेंद्रिय बन पाऊँगा, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाऊँगा, या फिर एक परसिवरेंस और कितनी कड़ी लगन के साथ मेहनत कर पाऊँगा। प्रेशर कभी कभार बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। और आज मुझे कल ही रिजल्ट आया और आज याद ही नहीं, अपना कठिन समय याद ही नहीं आता है। जितेंद्रिय शब्द आपने उपयोग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, आपकी भी है। लेकिन हिंदी में इस तरह के शब्दों का उपयोग अगर कोई युवा अधिकारी करता है तो आनंद से मन भर जाता है। ये मुझे बताइए कि इंद्रियों को जीतना, यानी अपने मन पर नियंत्रण करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। आपने कैसे मन को भटकाने से बचाया कि टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब से आप कैसे बचे? ये इंद्रजाल है, एक आकर्षण है जिससे बचना बड़ा कठिन है। मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस है कि मुझे मेरा एम था बचपन से, मुझे अपने पापा की तरह सिविल सर्विस में आना है, और उसके लिए अगर लक्ष्य के लिए अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। बहुत बार कभी कभार मन करता था जब दोस्त लोग मस्ती करते थे या फिर कुछ अलग होता था, लेकिन मैंने पूरा सोशल मीडिया बंद कर दिया था अपने लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब, मेरा ट्विटर सब बंद चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इनिशियली मुझे लगा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ,
लेकिन बाद में जब कुछ दिन आदत हो गई तो लगा कि अपने एक अलग स्ट्रेंथ आई मेरे अंदर कि अरे देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। कि बहुत बार अगर मुझे प्रयास करने के लिए अगर 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है तो मुझे ज़रूरी है कि मैं ये सब चीज़ों को त्यागूं, या बहुत सारे आकर्षण जिसकी मुझे आदत लगती थी पहले तो वो त्यागूं। और अगर आप थोड़ा सा बस करना शुरू कर देंगे, कुछ दिन बाद आपको बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ लगेगी कि अच्छा किया मैंने ये काम किया। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र मिल गया सर हमको बातचीत के दौरान कि आप जैसे एडिक्शन से मुक्त होते हैं तो शुरू में शरीर प्रतिरोध करता है। जैसे हम किसी भी व्यसन के लिए सुनते हैं, चाहे वो टोबैको हो या अल्कोहल हो या कुछ भी हो, शरीर विरोध करता है उसका क्योंकि उसकी आदत है। और ऐसे ही इंद्रियां विरोध करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि इतनी सुंदर फिल्म है, मौसम इतना शानदार है, आप किताब खोलकर नीरस अपने कमरे में बैठे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपको अनुभव होता है कि मैं अपने मन पर काबू पा सकता हूँ, तो ये पहला मंत्र हमको मिला है कि छोड़ दीजिए, फिर उसके आनंद को अनुभव करिए। मुझे ये बताइए कि 2013 से जो आपका सफ़र शुरू हुआ, तो कब कब आप इंटरव्यू की दहलीज तक पहुँचे और किस किस साल में ये घटना घटी? मैं अपने पहले अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरव्यू पहुंचा था, जो बहुत मुश्किल होता है। पहले लोग प्रीलिम्स निकालना बड़ा कठिन रहता है, लेकिन मेरा पहले से ही इंटरव्यू कॉल आई और उसमें जब नहीं सिलेक्शन हुआ 2014 के इंटरव्यू में, फिर उसके बाद मेरा 2014, 16, 17, 18 और 20 में इंटरव्यू, मैंने 5 इंटरव्यू दिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। और उस समय हर बार लगता था कि अरे बस ज़रा सा ही बचा है। इंटरव्यू में क्या होता है, लाखों बच्चे लोग देते हैं और जस्ट कुछ हज़ार लोग इंटरव्यू दे पाते हैं, और उसमें ज़रा सा मिस होना, मैं मानता हूँ एक सांप सीढ़ी वाले खेल की तरह है कि आप 99 पे आप कटते हैं और सडनली 0 से शुरुआत करते हैं अगले साल। और उस समय चीज़ें काफ़ी टफ लगती थी कि अरे ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे हमेशा होता था, मैं ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होता। मुझे पापा ने मुझे सिखाया था ज़िंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, इसी से सफलता मिलेगी। और मैं हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ, मैं मुड़ के पीछे नहीं देखता। ये आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि आपने पापा से, पिताजी से ये चीज़ अडॉप्ट की। लेकिन उन क्षणों में पापा आपके साथ खड़े नहीं होते जब आप एक तथाकथित फेल्योर की पीड़ा से गुजरते होते हैं। तो उस वक्त आपने जब कैंची उठाई अपनी सर्जरी के लिए, तो कैसे किया आपने, को हील अप कैसे किया? तो पहले समझना पड़ता है कि करना तो पड़ेगा, चाहे जितनी भी कठिनाइयों हो। हमें जो भी मेंटल प्रेशर आ रहा है, बहुत मानसिक तनाव हो जाता है जब आप इतनी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम जस्ट सामने होता है, और शायद इंटरव्यू, पुराने फेलियर्स की भी दुख होता है। तो उस तनाव में सबसे अब समझाना होता है चाहे कुछ भी हो, रोने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ने से फ़ायदा है। तो पहले मैं अपने आप को ये समझाता था कि चलो प्रेशर है, मैं संभाल लूँगा। पहले फेलियर में आए आंसू? हर फेलियर के बाद आंसू आए ही, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं। उसके बाद से मुझे ये था कि नहीं चलो अगला अटेम्प्ट, जरा सा मिस हुआ है, अगला अटेम्प्ट देंगे, उसमें भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट, अगली तैयारी करेंगे। लेकिन कहीं एक दिन ज़रूर है, हौसला था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन हम सफल होंगे, और उस समय ये समय बहुत छोटा लगेगा। और क्या मंत्राज आप यूज़ करते थे? कुछ क्या सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ भी जाते थे, या कुछ मोटिवेशनल कोट्स, या फिर पापा मम्मी से, या जो भी आपके ऐसे प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व हैं परिवार में, आप उनसे संवाद करते थे, कम्युनिकेशन करते थे? डेफिनेटली मेरे माता पिता का बहुत अहम रोल रहा है। ज़िंदगी के सूख तो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाए, जो शायद मैं एक नॉर्मल वाइज ले लूँ, लेकिन मुझे उन सूक्तों ने, एक जैसे लाइन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने उसे अपने किताब में लिख रखा था कि नहीं चलो करेंगे, अपन करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। उसकी काफ़ी अच्छी लाइनें हैं, और उसने मुझे शायद थोड़ी शक्ति दी कि नहीं यार आगे बढ़ना है, कि हमारा जो मकसद है वो हमें पूरा करने की बहुत ज़रूरत है। और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत हौसला दिया। बहुत बार जब कठिन समय भी आया, उनके हौसले और शायद उनके पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू, मेरे माता भी टीचर हैं। मेरी मम्मी को ज़िंदगी में पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उनकी क्योंकि जल्दी शादी हो गई, वो उस समय बीए ही कर रही थी। लेकिन उनको पापा ने कहा था नहीं तुम्हें पढ़ने का मन है तो मैं तुम्हें पढ़ने बहुत दूंगा। तो उन्होंने शादी के बाद उन्होंने सारी चीज़ें की, बीए, एमए, पीएचडी, एमबीए सब किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह का निरंतर प्रयास करना मुझे अपनी माता से सीखने को मिला। और मेरे पापा भी जिस तरह से रोज़ मेहनत करते रहते थे अपनी पूरी सेवा काल में, और वो मुझे उनको सर्विस देखकर जितना वो इम्पैक्ट कर पाते हैं लोगों की ज़िंदगी में, शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स था कि हाँ चलो अपना
जो एंड रिज़ल्ट है उसके लिए हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे। तो ये आपने हमें दूसरा मंत्र दिया। ये दूसरा मंत्र ये है कि माता पिता एक बहुत ही मोटिवेशनल गुरु की भूमिका निभाते हैं, और अगर हर वो युवा जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके पेरेंट्स को एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका के साथ सामने आना होगा। ये मंत्र नंबर 2 है सर। जैसा हम कहते हैं कि अगर आप सफल नहीं होते हैं और धीरे धीरे उन रास्तों पर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये पता चलता है कि ये रास्ता ठीक नहीं था, मंजिल पर नहीं ले जा सकता था। तो आप जब लौटे, पहली बार नहीं पूरी कर पाए अपनी मंशा, तो वहाँ से लौटे तो मैसेजिंग भी कुछ रही होगी साथ में कि ये गलतियाँ मैंने की, ये मिस्टेक्स मुझसे हुई, तो अगली बार जाहिर तौर पे वो नहीं हुई होंगी। कुछ ऐसे मैसेजेस भी रहे आपके साथ? जाहिर सी बात है, आपकी जो ज़रा सी छोटी सी गलतियाँ एम्पलीफाई हो जाती हैं क्योंकि दूसरे लोग नहीं करते हैं वो गलती और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हर बार जब भी मैं असफल हुआ तो मैंने अपने पीछे मुड़ के पहले ये देखा कि अच्छा चलो मुझसे क्या क्या किस पेपर में गलती हुई, क्या क्या मेरे प्रयास में कमी रह गई हो। हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमारा प्रयास कम रही तो कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरों ने हमसे ज़्यादा अच्छा प्रयास किया हो और हमारी गलतियों को बढ़ गई हूँ। तो मैंने हमेशा उनको ठीक करने की कोशिश की। जैसे नोट्स बनाना, शायद मैं पहले इतने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था, जिसके कारण मेरा रिवीजन उतना बेहतर नहीं होता था अच्छे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, जो मैंने सुधारता गया ओवर द इयर्स। तो शायद इन सब गलतियों से मैं काफ़ी सीखा हूँ। कितना हमें निर्मम होना चाहिए, अगर मैं ये शब्द गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो जब हम अपना पोस्टमार्टम गलतियों का करते हैं तो। देखिए, आपने बहुत सही पहचाना। बहुत बार होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मेरे पहले दूसरे अटेम्प्ट में। जब हुआ तो हम कहीं ना कहीं कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो कहीं सिर्फ हमारी गलती नहीं है, कहीं और ऐसा हो गया होगा। जैसे यूपीएससी में आप जानते हैं ऑप्शनल के नंबर बहुत वेरी कर जाते हैं हर साल 2 साल। लेकिन क्या होगा, उससे कहीं फ़ायदा नहीं होता। मैंने भी ये गलती करके देखी। मैंने सोचा नहीं मेरा ऑप्शनल में कमी हो रही है क्योंकि वो यूपीएससी में इस साल ये ऑप्शनल पीछे पिछड़ गया, वो आगे चला गया। इस तरह की कहानी चलती ही रहती है। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, पहली बात इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर हम किसी और चीज़ पे ब्लेम करेंगे, हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाएंगे इस सब बातों से कह के। तो जब पोस्टमार्टम करते हैं तो बहुत ही थरो करना चाहिए। अपनी गलतियों को, चाहे गलती हो या ना हो, अपने आप पर लेना चाहिए कि नहीं अगली बार ये मुझसे कमी हुई है या दूसरों ने और मेरे से अच्छा किया हुआ है और मुझे उससे अच्छा करना पड़ेगा अगली बार। और 10-12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपको ये ज़रूरी है ही। और हम आगे चलें तो इंटरव्यू एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मकाम होता है। आप रिटन, प्रीलिम्स और मेन से आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो आपके व्यक्तित्व को आंकता है, और व्यक्तित्व का आकलन सबसे कठिन चीज़ है, क्योंकि कई बार हम अति आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो कई बार माफ़ कीजिएगा हम कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इंटरव्यू का मंत्र क्या है? पहली बात तो मैं इंटरव्यू में अपनी असफलताओं को ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं 5 इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया। तो मुझे समझ में इंटरव्यू को मैं बहुत कठिन एग्ज़ाम मानता हूँ। इवन दो लोगों को लगता है कि जैसे आधे घंटे में क्या है, क्योंकि वहाँ 5 आदमी बैठे होते हैं जो खुद शायद सिविल सर्वेंट हो, जिनकी हमारी उम्र से ज़्यादा तो उनका एक्सपीरियंस है। वो आपके बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं, और उस प्रेशर में हम लोग जवान होते हैं उस समय, शायद उस प्रेशर में लगता है हमें कि ये पूरी ज़िंदगी का पूरा इम्पोर्टेंट हर ही कुछ निर्णय हो जाएगा इस 30 मिनट में। और कहीं ना कहीं मुझसे पहले कुछ गलतियाँ हुई होंगी जिसके कारण मैं इसमें थोड़ा पीछे रह गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उधर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं जा सकते और आप अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं जा सकते। यूजुअली लोग नर्वस ज़्यादा हो जाते हैं, शायद मैं पहले नर्वस ज़्यादा हो जाता था। इस बार मैंने अपने आप को, शायद मेरी मेहनत ने मुझे एक ठहराव दिया पर्सनैलिटी में, एक हौसला दिया कि नहीं मैं उनको दिखा पाऊँगा कि मैं एज एन ऑफिसर बिलोंग करता हूँ, कि वो मेरे अंदर एक आईएफएस ट्रेनी के तौर पे देख सकते हैं जिसको सरकार अच्छे से ट्रेनिंग के थ्रू तराश सकती है और जो देश सेवा में एक महत्वपूर्ण रोल निभा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उधर आ ही जाती हैं, और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं, उन्होंने इतने लोगों का इंटरव्यू दिया होता है, और इंटरव्यू में क्या है, इतने कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा होता है कि एकदम सिर्फ अच्छे ही लोग पहुँच पाते हैं। मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देते हैं वो इस बात पे गर्व मनाएं कि उनको यूपीएससी की बिल्डिंग में घुसने का मौका मिल रहा है। शायद ही हम किसी को जान पाते हैं जो यूपीएससी के बिल्डिंग में उस एडमिट कार्ड की उसकी कीमत समझें। आज भी मैंने अपने सारे असफल प्रयास के भी वो एडमिट कार्ड रखे हुए हैं
कि कहीं ना कहीं उस साल मुझे बहुत खूब, बहुत मौका खूब। मिला। हाँ, मैं असफल रहा, लेकिन उन मेंबर्स के सामने बैठने का मौका मिला, उसी से मैं अपने आप को खुश मानता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैंने भी जर्नलिज्म का जो मेरा पहला इंटरव्यू था एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी के लिए, उसमें मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अगले अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, और वहाँ बैठा हुआ मैंने अपनी जो उस फीलिंग को लिखा है, आज भी मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी डायरी को खोल कर जब मैं पढ़ता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि ये हमारे टिकट्स जो सो कॉल्ड हम फेलियर्स के टिकट बोलते हैं, नहीं नहीं सर नहीं, वो सफलता की तरफ बढ़ने के छोटे छोटे से फुटप्रिंट्स हैं या बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट हैं। मुझे ये बताइए, सबसे आसान सवाल और सबसे कठिन सवाल या सबसे मज़ेदार सवाल क्या रहा था? कठिन सवाल में मैं बोलूँगा, उन्होंने मुझसे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें जब पूछी थी, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड इन्वेसिव स्पीशी के बारे में पूछ रहे थे। तो वो मुझे जो ना मैं बता पाया, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रयास में अच्छे से पढ़ाई की हुई थी। लेकिन शायद यही 1 साल वाला पुराना श्रेयस जो होता वो नहीं बता पाता उन सवाल को। तो प्रयत्न मेरे उस समय मुझे अपने प्रयत्न पर भरोसा आया कि हाँ चलो, मेरी इतनी मेहनत काम आई। और बहुत बार क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ों में यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी जज करने की कोशिश करता है। तो जैसे वो मुझसे फॉरेस्ट फायर के बारे में पूछ रहे थे, इंडिया और विदेश के बारे में। तो कहीं मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता पाया कि हमारे जैसे मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में जब फायर लगी थी, तो हमारे यहाँ सिंपल इक्विपमेंट के थ्रू ब्रश के जरा जरा सी झाड़ियाँ लेकर आग बुझाते हैं, और विदेश में पता चला हेलीकॉप्टर और वो डालते हैं। तो वो उसमें बोर्ड मेंबर बड़े खुश होने लगे। मैंने दिखाया कि देखो हमारे यहाँ हम लोग कितने सिंपल इक्विपमेंट के थ्रू इतना अच्छा काम कर पाते हैं और फॉरेस्ट फायर जैसी चीज़ को रोक पाते हैं, और विदेश में वही काम करने के लिए इतने महंगे सामान की ज़रूरत पड़ती थी। तो बहुत ही एक सिंपल तरीके से, जो लोगों को ऑब्वियस लगेगा आंसर, उस समय में अच्छे से शायद प्रेजेंट कर पाया, और मेंबर को शायद ये अच्छा लगा हुआ होगा। देखिए, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कोई बहुत वहाँ ऐसा नहीं है कि आपके बहुत विद्वतापूर्ण उत्तर की अपेक्षा वो ज्यूरी या वो बोर्ड करता है। अगर आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ एक बहुत ऑनेस्टी से और एक बहुत जेन्युइन बात कहते हैं, तो वो ज़्यादा उसका मज़ा उठाते हैं। बहुत एकदम सही पहचाना आपने, और वो आपकी पर्सनालिटी देखना चाहते हैं वहाँ पे। बहुत बार जो मैंने शायद पहले भी गलतियाँ की, आप उधर आपके साथ शायद सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे किस तरह से बोलते हैं, आप कैसी मेंटालिटी दिखा पाते हैं उसके पीछे, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या आप कॉन्फिडेंट रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। इस बार मैं शायद ज़्यादा काम था वहाँ पे, मैं ठहराव था मेरे में, तो शायद मैं बेहतर जवाब दे पाया इंटरव्यू में। और वो ही देखना चाहते हैं, वो आपकी थोड़ी गलतियों को माफ़ करने के लिए भी रेडी हैं। ऐसे एग्ज़ाम नहीं है कि ज़रा सी एक गलती हुई 100 से 99 आ गए। वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हुए होते हैं, जिनकी हमारी उम्र से ज़्यादा उन्होंने सेवा दी है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरह से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आगे एक किताब भी मिले हमें। मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लोग नहीं सफल हो पाते कुछ अटेम्प्ट में। मैं उनको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हार मत मानो। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको, अगर आगे बढ़ोगे, आपको अपने मतलब ज़रा सा पीछे नहीं हटना है। कि हो सकता है आपको सक्सेस जस्ट 1 साल बाद मिलनी हो, और आप 1 साल पहले ही पीछे हट गए। और मेरे हिसाब से देखिए, सिलेक्शन तो हर साल लोगों का होगा, और अच्छी रैंक आएंगी लोगों की। मैं अपनी असफलताओं को ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, ताकि लोग कुछ सीख पाएँ उससे, और शायद मैं किसी 1-2 लोगों की अगर ज़िंदगी बदल पाऊँ, तो मैं उसको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली शेष ये मानूंगा। थॉट कहाँ से आया कि ये मैं इसको अप्रिशिएट तो करता ही हूँ, और मुझे लगता है हम सब करेंगे इसको, लेकिन ये कठिन होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का चमकदार पहलू ही दुनिया देखे, ब्राइटर एस्पेक्ट पर ही सबकी निगाह रहे। मैं कभी अपनी कमज़ोरियों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्या पेरेंट्स से मिला या उनसे भी, और आपकी अपनी दोनों की मिली जुली एक साझा सरकार रही है? मैं अपना शायद मेरी ज़िंदगी का सारी सोच आई होगी, मैं मेरे माता पिता का बहुत अहम रोल रहा उसमें, और कहीं ना कहीं उनसे आया ही होगा। दूसरा क्या, जब एक्सपीरियंस आया, जब मैं भी देखने की कोशिश करता था, मैं देखता था सबके सक्सेसफुल स्टोरीज तो हर जगह मिल जाती हैं, हर किसी का जिसकी अच्छी रैंक आई उसकी मिल जाती है। लेकिन जिसने क्या गलतियाँ की, जिसकी क्या कमी रह गई, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने बारे में। तो वो कहीं नहीं मिलती थी उसकी कहीं। और शायद मैं ये आज सफल होके और अपने प्रीवियस असफलताओं के साथ भी उनको कंबाइन करके एक बताना चाहूँगा कि मैंने क्या पहले गलत किया, या मुझसे और अच्छा लोग कर पाए,
और आज मैंने क्या अच्छा किया जिससे मैं सिलेक्शन हुआ, इसका मैं एक प्रॉपर लोगों को बताना चाहूँगा। क्या कोई दोस्त भी या कोई ऐसा व्यक्ति भी आपका मोटिवेशनल फैक्टर बना इसके पीछे, कि जो बहुत मायूस हो गया था, आप उससे मिले तो आपको लगा कि नहीं नहीं, ये मायूसी, ये नाकामयाबी का दुख ये इस व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा? ऐसा भी कोई अनुभव इनकाउंटर हुए क्या? आप 2-4 हुए उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं अपने दोस्त, मेरे कई दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जो लोग सेलेक्ट भी हो गए जल्दी 2013-14 में, मेरा रूममेट था आकाश तोमर, आईपीएस है यूपी काडर का, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरे समय, हर बार ये कहते हुए कि नहीं, तुम हमारे लायक, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं, तुम सिविल सेवा के लायक हो। आज मैं अगर यहाँ पहुँच पाया हूँ, मेरे बहुत दोस्त, आसपास के रिश्तेदार, उन लोगों की बहुत दुआएं लगी हैं मुझे, जिसके कारण मैं बहुत खुश हुआ इस बात पे कि इंटरव्यू वाले दिन, एक इंटरव्यू से एक दिन पहले मुझे इतने बेस्ट विशेज़ आए लोगों से। मुझे मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग मेरा ट्रैक कर रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और बहुत बार दोस्त बहुत अहम रोल निभा पाते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हम लोग ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छा बनाते हैं। अब आप भारतीय वन सेवा के होने वाले अधिकारी हैं। कैडर आवंटन की प्रक्रिया वगैरह में जो समय लगेगा, लाइकली जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश भी हो सकता है। मध्य प्रदेश हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका अपना प्रदेश है, और हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि एक युवा आईएफएस अधिकारी मध्य प्रदेश को देखे। टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, फॉरेस्ट रिच है। तो क्या सोच रखते हैं आप आगे, कैसे अपने इस खूबसूरत से प्यारे से मध्य प्रदेश को आप आगे बढ़ाएंगे? फिर मैं 1-2 सवाल और लेकर बातचीत को कंक्लूड करूंगा जी। मेरा बचपन से ही वन प्राणी और जंगल के प्रति रुझान रहा, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब थे, तो मैंने मध्य प्रदेश के हर हिस्से के जंगल और नेशनल पार्क देखे हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं प्रदेश में सेवा दे पाया। और स्पेशली मेरा टाइगर्स, मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल में भी मैंने हॉबीज़ में लिख रखा था, तो मैं टाइगर्स, मैंने इंटरेस्टेड इन टाइगर्स में हर बार लिखा था। सो मेरे लिए अगर मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मुझे अगर मौका मिलेगा, तो मैं उसमें ज़रूर एक अच्छी भूमिका निभा पाने का प्रयास करूँगा। स्पेशली मध्य प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में हैं, और बहुत सारे अन्य इलाके हैं जहाँ मध्य प्रदेश के, जहाँ टाइगर की संख्या बढ़ रही है। जैसे आप देखते हैं कि भोपाल के आसपास ही सतपुड़ा में 50 से ज़्यादा टाइगर बता रहे हैं पूरे साउथ भोपाल बेल्ट में। तो कहीं ना कहीं नए इलाकों की, क्योंकि मध्य प्रदेश को ज़रूरत होगी, और एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मुझे बहुत प्रयास करने की पर उत्सुक हूँ मैं इस क्षेत्र में। बहुत सुंदर बात है। मैंने ये भी सुना कि आपकी स्कूलिंग्स, जैसा आपने कहा कि पिताजी का, पापा का ट्रांसफरेबल जॉब रहा, एक सीनियर आईपीएस रहे, वो डीजीपी से रिटायर हुए, तो स्कूलिंग आपकी काफ़ी छोटे स्कूलों में भी हुई, कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे, नहीं तो कई, एक बड़ा हौवा हमारे दिमाग में रहता है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरते हुए हाईवे पे पहुंचते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली में, तो हम देखते हैं दून स्कूल है, डॉन बॉस्को है, बड़े बड़े स्कूल्स के नाम हैं, और उसके बीच में हमें अपना स्कूल याद आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा स्कूल है। तो स्कूलिंग का ये जो भय है, इसको आप कितना बेसलेस मानते हैं या बेस के साथ मानते हैं? मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्कूलिंग की, बहुत छोटे छोटे स्कूल में की जो आज के ज़माने में, लेकिन उन्होंने भी मुझे इस तरह, आज जो मैं बना हूँ, मैं अपने सारे टीचर्स को श्रेय देता हूँ। मैं बड़े स्कूल का इसलिए नहीं मानता क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बड़े स्कूल का लड़का टॉप ही करता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की पूरा रिज़ल्ट निकाल लें, आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो साधारण बैकग्राउंड से, छोटी जगह से सिलेक्टेड हुए होते हैं। आपको बस अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा एक कदम और बढ़ाना पड़े अपने इस जर्नी में, लेकिन वो आपकी मेहनत ही डिफ़ाइन करेगी कि आप सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। और हर बार मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि जब टॉपर्स हैं और सारे के सारे, इतने सारे लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, मध्य प्रदेश और पूरे देश के, तो ये अच्छी बात होती है। मैं स्कूलिंग को मानता हूँ, स्कूलिंग एक आपको थोड़ा बहुत चीज़ दे पाएगा, लेकिन आखिरी सक्सेस आपकी खुद ही की मेहनत होगी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात की। एक पर्सनल सवाल की इजाज़त हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। लड़की आपने देख रखी है या पापा मम्मी देखेंगे? नहीं, अभी तक तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ा था, क्योंकि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता था मैं सारी चीज़ें। अब शायद विचार करूं, अचानक से चीज़ें हुई हैं, सिलेक्शन कल रात हुआ है। और आपके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत आदर्श, मूल्य, मर्यादा का, और इसका श्रेय मैं आपके पेरेंट्स को दूंगा, आपके परिवार को दूंगा, कि उन्होंने आपके भीतर इसको बहुत ही तरीके और सलीके से, करीने से संवार कर इसको आपको सौंपा है।
और ये उनको उनके पेरेंट्स से मिला होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए। एक शानदार भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तौर पर आप आगे बढ़ें। और जैसा आपके परिवार की लेगेसी है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम आपके पिताजी से भी चर्चा कर चुके हैं, तो जैसा मैंने आपके परिवार, आपकी मदर साइड और फादर साइड के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही लिटरेट और बहुत ही पढ़ा लिखा सुपठित परिवार है। तो मुझे लगता है कि कुछ किताबें भी अच्छी ज़रूर आपसे हमें मिलेंगी। बिल्कुल प्रयास करूँगा। मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। और कुछ मध्य प्रदेश के वनों पर भी अच्छी पुस्तकें, जब आप आज से 10 साल बाद काफ़ी कुछ उन क्षेत्रों में समय बिता चुके होंगे। बहरहाल बहुत शुभकामनाएं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक बहुत संतुलित, बहुत प्रेरित करने वाली बातचीत। तो ये थे श्रेयस श्रीवास्तव। 2021 बैच है सर इनका, और मध्य प्रदेश कैडर हो, हम भी विश कर रहे हैं दिवाली के साथ शुभकामनाएं देते हुए। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और युवा अधिकारी से मुलाकात करते हुए आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।